हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। समय हो चुका है भारतीय इतिहास पर अध्ययन करने का। तो भारतीय इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को प्रश्न को मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं और उस पर डिस्कशन करूंगा। और ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता दोस्तों, आपके एक छोटे से प्रयास से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जिस पर आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो मध्यकालीन भारत पे चल रहा है। आइए देखते हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्घट्टा नामक सिंचाई उपकरण था। जो अर्घट्टा नामक सिंचाई था वो कैसा उपकरण था? चमड़े से बना पानी का थैला जिसे घिरनी पर खींचा जाता था। दूसरा कह रहा है कि एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते थे। तीसरा कह रहा है कि बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला एक बड़ा मिट्टी का बर्तन। चौथा कह रहा है रस्सी से सीधे हाथ से खींची जाने वाली एक बड़ी पानी की बाल्टी। तो अर्घट्टा नामक सिंचाई उपकरण कौन सा था? इन चारों विकल्पों के आधार पर बताइए। ये जो अर्घट्टा नामक सिंचाई उपकरण था, किस प्रकार का उपकरण था? तो प्यारे दोस्तों, ये जो अर्घट्टा होता था, ये एक बड़ा पहिया होता था जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते थे। और यह जो पहिया है ये बैलों या मनुष्य द्वारा घुमाया जाता था। तो ये घड़े नीचे से पानी भरकर ऊपर टंकी या खेतों में गिराते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि अर्घट्टा नामक सिंचाई कर क्या था? एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते थे। यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध और एक नदी से राजधानी शहर तक कई किलोमीटर लंबी नहर सह जल सेतु का निर्माण करवाया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक निम्नलिखित शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और शहर तक कई किलोमीटर लंबी नहर सह जल सेतु का निर्माण भी करवाया? विकल्प क्या कह रहा है? देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजया, विरूपाक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको प्रश्न समझ में आए और आप ये देख पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो याद रखिएगा, देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का वो ऐसा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया और कई किलोमीटर लंबी नहर सह जल सेतु का निर्माण भी करवाया। क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देवराय प्रथम का जो शासनकाल था वो 1406 से 1422 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल हमला दिल्ली तक हुआ और शहर को घेर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अस्थायी रूप से अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के हिस्से मंगोलों से खो दिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, केवल दूसरा, पहला, तीसरा या फिर केवल तीसरा? तो पहला तो भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहला आक्रमण जो था मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल हमला दिल्ली तक हुआ और शहर को घेर लिया। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है। तीसरा बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अस्थायी रूप से अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के हिस्से मंगोलों से खो दिए, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो केवल आपका दूसरा सही है। केवल दूसरा बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। औरंग की बात करें तो राज्य के खजाने के प्रभारी होते थे। बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। और मीरा सीधार कौन होते थे? तो ये राज्य को नामित राजस्व दाता होता था। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो औरंग की बात करें राज्य के खजाने का प्रभारी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये भी सही है। मीरा सीधार राज्य को नामित राजस्व दाता, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। देखते हैं विकल्प में दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तीसरा आपके बी विकल्प में दे रहा है। किस में दे रहा है? आपके बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में भूमि असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य को निभाने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक होते थे। दूसरा कह रहा है जागीरदारों को भूमि असाइनमेंट वंशानुगत थे और जमींदारों को राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला दोस्तों, पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। केवल पहला, ये कौन से विकल्प में दे रहा है ये देखना है। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा सही है। तो मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था? तो पहला तो कथन सही है दोस्तों, दूसरा कथन गलत है। केवल पहला आपका ए विकल्प में दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में भूमि असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार जो होते थे वो राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य को निभाने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के रूप में जाना जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान मीरबख्शी का कार्यालय अस्तित्व में आया। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी, तो ये गलत है। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के प्रशासनकाल के दौरान मीरबख्शी का कार्यालय अस्तित्व में आया, ये भी गलत है। तो केवल पहला सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में घटना शब्द का अर्थ क्या है? बंधुआ मजदूरी, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, बंजर भूमि और खेती योग्य भूमि में परिवर्तित। तो ये जो बंधुआ मजदूरी, ये तो अलग चीज़ हो गई दोस्तों। कह रहा है कि अरघट्टा का अर्थ क्या है? तो अरघट्टा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र हुआ करता था। इसे बैलों के द्वारा चलाया जाता था और इसमें कुएं या नहर से पानी ऊपर खींचा जाता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले क्या कह रहा है कि भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की गई थी, बिल्कुल सही है। कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ये देखते कौन से विकल्प में दे रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की प्रणाली के कराधान प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है?
पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामंती व्यवस्था के आवश्यक प्राथमिक तत्व है? पहला कह रहा है कि एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण, भूमि पर नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का रहस्य, सामंती प्रभु और उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से भैया दोस्तों पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ मध्यकालीन भारतीय राज्य, दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिया हुआ है। चम्मक तो कश्मीर क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। दुर्गारा ये सही है। उलूता मालाबार ये गलत है। केवल दूसरा सही है, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नया शहर बसाया, अपने नए राज्य का शासन करने का पीड़ा एक ऐसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में उठाया जिसके बारे में माना जाता था कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि उसकी है? अमोघवर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम और प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हरिहर प्रथम। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा। कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों में सार्वत्रिक मुद्रा जारी करना चाहता था। तो अगर हम कथन की बात करें तो कथन सही है दोस्तों, पर कारण गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कि कथन सही है और कारण गलत है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह लोदी। निम्नलिखित में से दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासन का सही क्रम क्या है? तो पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। तो यानी कि आपका सी विकल्प सही होगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक था। सिकंदर लोदी 89 से 1517 और इब्राहिम लोदी 17 से 26। अगला प्रश्न क्या है कि अहमदनगर के निजामशाहियों का वंश कैसे समाप्त हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा कह रहा है कि मुगल सैनिकों ने दौलताबाद किले को नष्ट कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क को मार डाला। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क से सिंहासन छीन लिया। 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर हार गया और पूरे शाही परिवार को मुगल सैनिकों ने मार डाला। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए, अहमदनगर के निजामशाही वंश के स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह ने 1490 में की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें से अंत कैसे हुआ? तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है दोस्तों, चौथा भी गलत है।
तो कौन सा गाना था, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने पहली पानीपत के युद्ध में हराया था। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। तो ये गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। ये सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल तीसरा। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरसिंह सुलवा ने संगम वंश का अंत किया और सुलवा वंश की स्थापना की। बिल्कुल सही। वीर नरसिंह ने अंतिम सलुवा शासक को हटाकर तुलुक वंश की स्थापना करी थी। ये भी सही है। वीर नरसिंह के बाद उसके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने शासन किया। ये भी सही है। कृष्णदेव राय के बाद उनके सौतेले भाई अच्युत राय ने शासन किया। ये भी सही है। तो सब सही है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन है सुलवा नरसिंह ने पुराने राजवंश का अंत किया और शाही उपाधि धारण की। कारण क्या था? कि वह राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहता था। तो क्या है दोस्तों? कथन और कारण दोनों सही है। कारण दोनों सही स्पष्टीकरण करता है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आलम खान बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक था। इब्राहिम लोदी का चाचा और दिल्ली के सिंहासन का दावेदार, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उसे देश से निकाल दिया गया, दिलावर खान का पिता जिसके साथ इब्राहिम लोदी ने क्रूर व्यवहार किया था, पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी जो अपने कबीले के साथ इब्राहिम लोदी के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विकल्प कि इब्राहिम लोदी का चाचा था और दिल्ली के सिंहासन का दावेदार था। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ उत्तर क्या सही, कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच, अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच। तो धर्मात का युद्ध जो है प्यारे दोस्तों ये 1658 में हुआ था। कब हुआ था? तो धर्मात का युद्ध जो है धर्मात का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये हुआ था कब? 1658 में ये लड़ा गया था प्यारे दोस्तों औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें औरंगजेब क्या हुआ था? विजय हुआ था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांदार शाह का शासनकाल जल्दी कैसे समाप्त हो गया? उसे उसके वजीर ने पदच्युत कर दिया, सीढ़ियां उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, वह अपने भतीजे से युद्ध में हार गया था, शराब के अत्यधिक सेवन के कारण बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा वह अपने भतीजे से युद्ध में हार गया था। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सम्राट अकबर ने 1881 में एक विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर कूच किया और मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को पुनः प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तो कथन सही है, कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन के सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। तो अगर हम बात करें तो सम्राट अकबर ने 1581 में एक विशाल सेना के साथ अफगान के लिए कूच किया, इसमें से कौन सा? तो ये सही है दोस्तों। कारण की बात करें मध्य एशिया में अपने पैतृक देश परगना को पुनः प्राप्त करने के लिए जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प।
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से बहुत दूर बिताए। क्या ये सही है? शाह आलम द्वितीय ने, तो पहला तो सही है दोस्तों, यानी कि कथन सही है। उत्तर पश्चिम सीमा से विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने सेना के घोड़ों की दागने की प्रणाली शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा दिल्ली की गद्दी पर बैठे। फिर तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि फिरोज तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि शाहजहां के बल्क अभियान के पीछे का उद्देश्य क्या था। बल्क और बदखां में एक मित्र शासक को सुरक्षित करना जो काबुल की सीमा पर था। मुगल गृह भूमि समरकंद और फरगना पर विजय प्राप्त करना। मुगल सीमा को वैज्ञानिक रेखा अमू दरिया पर स्थिर करना। मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप से परे विस्तार करना। देखिए, शाहजहां का बल्क अभियान 1646 से 47 के बीच चला। उसका उद्देश्य बल्क और में एक मित्र शासक स्थापित करना था, वही काबुल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो उत्तर ए सही हो जाएगा इसका। उसका उद्देश्य था बल्क और बदखां में एक मित्र शासक को सुरक्षित करना जो काबुल की सीमा पर था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 साल तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण था उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से तबाह हो गई थी और कई लोग मारे गए थे। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से तबाह नहीं हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उस समय प्लेग या महामारी मुख्य कारण नहीं था। तो कथन सही है और कारण गलत है, तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।